Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arij Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. First of all, जिससे मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन. सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है. इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट दिस वीडियो इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें इस टॉपिक की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ प्रॉब्लम में कहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता. सो first of all, let's start with the definition. What is transportation? A special type of linear programming where the objective function is to minimize the cost of distributing a product from number of sources to number of destination. अब एक चीज़ बता दो कि ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों कहा जा रहा है सवाल को, क्योंकि इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, यानी प्रोडक्ट को जहाँ से ले जा रहे होते हैं वो सोर्सेस कहलाती हैं और जहाँ पर ले जा रहे होते हैं हम वो डेस्टिनेशंस कहलाती हैं. अब सोर्सेज से डेस्टिनेशंस तक लेके जाना ट्रांसपोर्टेशन ही तो कहलाता है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही ट्रांसपोर्टेशन है. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए. सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, सोर्सेस सप्लाई सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम सोर्सेस कहते हैं, और रिसीविंग सेंटर्स होते हैं जिससे हम डेस्टिनेशंस कहते हैं. वही बात, जहाँ से सामान जाएगा वो सोर्सेस, जहाँ पर रिसीव किया जाएगा वो डेस्टिनेशंस. और सोर्सेस को इन सवालों में आई से डिनोट किया जाता है और डेस्टिनेशंस को जे से डिनोट किया जाता है. अब एक और चीज़, दैट एवरी सोर्स हैज़ अ सर्टेन सप्लाई एंड एवरी डेस्टिनेशन हैज़ अ सर्टेन डिमांड. यानी कि जहाँ से सामान जा रहा है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही सप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर सामान जा रहा है वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी उनके पास भी एक लिमिटेड डिमांड ही है. सो सोर्सेज और डेस्टिनेशंस की जो होती हैं वो सर्टेन डिमांड्स होती हैं. सो सोर्स एस के लिए, डी डेस्टिनेशन के लिए, आई एज ए ऑलरेडी से सोर्सेज और डेस्टिनेशंस को जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब एक और बात इसमें ये आती है, द कॉस्ट ऑफ शिपिंग फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स शिप. कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की जो कॉस्ट होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ़ यूनिट्स की. यानी जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट पड़ेगी. एक यूनिट है तो वो कम होगा, अगर ऑब्वियसली एक की जगह 10 यूनिट है तो एक यूनिट के बजाय 10 यूनिट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी. अब क्वेश्चंस में इस तरह के भी टर्म्स आगे जाके नज़र आते हैं, सी आई जे एंड एक्स आई जे. अब सी आई जे जो है ये इसमें क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही हैं, कॉस्ट. सी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई हमारा सोर्स को, सोर्स यानी कि सप्लाई, और जे हमारा डेस्टिनेशन यानी कि डिमांड. ये पूरा टर्म इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है. और एक्स आई जे जो है जिसमें एक्स हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम फाइंड आउट करते हैं, और आई और जे अगेन सप्लाई एंड डिमांड है हमारा. अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल. अब एज यू कैन सी हियर मैंने एक तरफ सोर्सेस लिखी हैं और एक तरफ जो है डिमांड लिखी है, यानी डेस्टिनेशंस भी कह सकते हैं इसको. डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशंस डिमांड, सोर्सेज एंड सप्लायर्स हैं. अब जो सोर्सेज हैं वो एक से ज़्यादा, इन सवालों में ज़रूरी नहीं है कि सोर्स आपके पास एक ही हो, यानी एक सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहा है. नहीं, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि सोर्स वन है लेकिन उस सोर्स वन से एक डेस्टिनेशन पे लेके जाया जा रहा है, फिर दूसरी डेस्टिनेशन तक, फिर तीसरी डेस्टिनेशन तक. सो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है कि आपके पास सोर्स भी एक होगी डिमांड भी एक होगी. हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट डेस्टिनेशंस आपके पास एट अ टाइम हो सकती हैं. जैसे कि इस मॉडल में बताने की कोशिश की गई है कि एक सोर्स जो है वो 3 डेस्टिनेशंस पर सप्लाई कर रही है एक टाइम पे सामान, और ये अप टू एम है, यानी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी सोर्सेज हों, और अप टू एन तक एक एवरेज देके बता दिया गया, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देके कि एम तक की हो सकती है. उसके बाद 1 2 3 अप टू एन. सो ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड का एक मॉडल बना के दिया गया कि एक सोर्स कितनी डेस्टिनेशंस तक पहुंचा सकती है और कितनी सोर्सेज जो हैं वो मिलकर कितनी सारी डेस्टिनेशंस तक पहुंचा सकती हैं. अब इस मॉडल की जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सारे टॉपिक्स की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो न्यूमेरिकल्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं. अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इस मॉडल की क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशंस एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. मतलब इस मॉडल के थ्रू, इन सवालों के थ्रू हमारी जो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है प्रोडक्ट्स की सोर्सेज से डेस्टिनेशंस तक, लेकिन किस बेसिस पे, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. क्योंकि ये जो सवाल हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये मिनिमाइजेशन के ही सवाल होते हैं, इन्हें इसमें हमें कॉस्ट ही मिनिमाइज़ करनी होती है. सो
जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि हमें मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन करनी है फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशंस। अब ये अगेन वही बात, सोर्सेज हैज़ अ फिक्स सप्लाई एंड डेस्टिनेशंस हैज़ अ फिक्स्ड डिमांड। ईच सोर्स एंड डेस्टिनेशंस हैज़ कॉन्स्टेंट्स फॉर सप्लाई एंड डिमांड। अब इसका मतलब ये है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें दी गई होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सवाल को परफॉर्म करना होता है। अब इन सवालों में भी यही कहा गया है कि सोर्सेज और डेस्टिनेशंस की जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, यानी उनकी भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, उससे ज़्यादा हम उसमें प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला पॉइंट आई गेस ज़्यादा समझ आएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो तब भी समझ में आती हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्ट्रेंट्स आर इक्वालिटीज़ विद बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब इसमें जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हमें दी गई हैं, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो इक्वालिटीज़ होती हैं लेकिन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, यानी कि इन सवालों में हमारे पास दो कंडीशन आती है, ये वाली और ये वाली। या तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस्ड मॉडल का होगा, या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो अनबैलेंस्ड मॉडल का होगा। अगर बैलेंस्ड मॉडल का होगा तो उसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारी वो इक्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि वो इज़ इक्वल्स टू साइन के साथ होती हैं। और जो हमारा अनबैलेंस्ड मॉडल होता है उसमें जो हमारी कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, यानी लेस दैन और ग्रेटर दैन साइन के साथ, जहाँ पर जो हमारा मॉडल जो है वो अनबैलेंस्ड होता है। तो इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ में इतना डिफरेंस है कि इक्वालिटीज़ में इज इक्वल्स टू आ रहा होता है और इनइक्वालिटीज़ में लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस तरह की सैम्पल्स जो हैं वो आ रही होती हैं। सो ये थी 5 सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ये क्वेश्चन जो है ये सारी की सारी फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है इनको। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पीछे भी कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया कि दो तरह की प्रॉब्लम से हम डील करते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड से क्या मुराद है कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड हमारी इक्वल होगी, जिस मॉडल में वो बैलेंस्ड होगा, और जिस मॉडल में हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होगी वो अनबैलेंस्ड होगा। अब वो कैसे होगा ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, जस्ट मैं ये डिस्क्राइब कर दूँ पहले आपको। ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम, इसका क्या मतलब है? एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस जिसके थ्रू आप प्रोसीड करते हो। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो पहला प्रोसेस आता है आपके पास, पहले तो आप चेक करते हो कि मॉडल बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस होता है तो फिर आप एल्गोरिथम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो आता है टू ऑब्टेन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी हमें मॉडल गिवन होता है हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करते हैं। डोंट वरी, मे भी यहाँ पर समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रही थी ताकि जब मैं प्रॉब्लम की तरफ आऊँ तो आपको ज़्यादा बेटर पता चल सके कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो हमें मालूम करना ही करना है, ये वाला स्टेप भी हमने करना है। लेकिन इस स्टेप के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमें थर्ड स्टेप पे जाने की ज़रूरत है। कैसे? यूज़ ऑप्टिमेलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड एंट्रिंग वेरिएबल ऑफ ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स। सिंप्लेक्स मेथड में दो तरह की कंडीशंस होती हैं, ऑप्टिमेलिटी कंडीशन और फिजिबिलिटी कंडीशन। इन सवालों में भी हम वही वाली कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमारा एंट्रिंग, ऑप्टिमेलिटी कंडीशन को यूज़ करते हुए आप मालूम करते हैं एंट्रिंग वेरिएबल, और फिजिबिलिटी कंडीशन को यूज़ करते हुए आप मालूम करते हैं लीविंग वेरिएबल। अब हमें सेकंड स्टेप में ये देखना होता है कि क्या वो जो सारा मॉडल है, वो जो प्रोसेस है, क्या ऑप्टिमेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्टिमेलिटी कंडीशन में क्या होता है कि यानी अगर आपका मिनिमाइजेशन का सवाल है तो जेड रो की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमाइजेशन का सवाल है तो जेड रो की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स मालूम करने के बाद ये चेक करते हैं कि क्या मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन जिस तरह का भी सवाल है वो सबके सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर तो वो वहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा होता है, यानी इसके बाद हमने चेक किया और हमारा जो ऑप्टिमेलिटी कंडीशन है सेटिस्फाई हो गई, तो हम इस स्टेप तक नहीं जाते, हम यहीं पर अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर जैसे कि सवाल मिनिमाइजेशन के होते हैं, हम यहाँ पर आए, हमने मिनिमाइजेशन का सवाल सॉल्व किया, लेकिन अभी भी जेड रो में कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन मिनिमाइजेशन में तो हमें सारी नेगेटिव चाहिए होती, तो यानी कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं फिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर, जिसमें हम सिंप्लेक्स मेथड की फिजिबिलिटी कंडीशन को यूज़ करते हैं लीविंग वेरिएबल मालूम करने के लिए। और जो लीविंग वेरिएबल होता है, क्योंकि हमारे पास इन सवालों में बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ नहीं गिवन होती, तो बेसिक वेरिएबल्स की हेल्प से ही हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी है, लीविंग वेरिएबल्स आर फाइंड आउट फ्रॉम बेसिक वेरिएबल्स। अब ऑप्टिमेलिटी कंडीशन, फिजिबिलिटी कंडीशन वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कौन सी। द एंट्रिंग वेरिएबल इज मैक्स और मिनिमम, प्रॉब्लम इज नॉन बेसिक विद द मोस्ट
नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये वही बात है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑप्टिमलिटी कंडीशन में आप चेक करते हो कि जेड रो में अगर मिनिमाइजेशन है तो सारी नेगेटिव है, अगर मैक्सिमाइजेशन है तो सारी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। फिजिबिलिटी कंडीशन में आप लिविंग वेरिएबल मालूम करते हो। लिविंग वेरिएबल मिनिमम का भी हो सकता है और मैक्सिमम का भी हो सकता है, क्योंकि दो तरह की सिचुएशंस आती हैं आपके पास। और लिविंग वेरिएबल आप कैसे मालूम करते हो? स्मॉलेस्ट इंटरिंग वेरिएबल की हेल्प से ही, सिंप्लेक्स मेथड की जो बात हो रही है यहाँ पे, इंटरिंग वेरिएबल की हेल्प से ही आप लिविंग वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट करते हैं रेशियो निकालने के बाद। अब यहाँ पर मैंने एक मॉडल बनाया है, एक टेबल बनाया है ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि चीज़ें समझ में आ सके कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो सोर्सेज की होती हैं, यानी सप्लाई की होती है, और जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो हमारे पास डिमांड और डेस्टिनेशन के होते हैं। नीचे हमें डिमांड बताई हुई होती है, क्योंकि इस तरह हमारी जो डेस्टिनेशन, ऊपर जो कॉलम है हमारी डेस्टिनेशन होती हैं, और उसी कॉलम के नीचे उसकी डिमांड लिखी हुई होती है, उस डेस्टिनेशन की डिमांड। इस तरह हमारे पास सोर्सेज होती हैं, और उसी रोज़ के एंड में हमारे पास उस सोर्स की सप्लाई गिवन होती है। ठीक, अब ये हमारे पास सोर्सेज लिखी हुई होती हैं कि कौन कौन सी सोर्स है हमारे पास, कितनी सोर्सेज हैं, ये सोर्स ए है, बी है, सी है। अब ये हमारे पास होती हैं डेस्टिनेशंस। ठीक है, अब ये जो अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई होती है ना, ये अभी तक वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई यहाँ पे। ये जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं ये कॉस्ट की वैल्यूज़ गिवन होती हैं हमारे पास, जो कि सवाल में ज़्यादातर यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ होता है, उसके अंदर इस तरह वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं जो कि कॉस्ट की वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। अब ये एक्स आई जे, ये जो मैं पीछे एक टर्म लिख कर आई थी एक्स आई जे, कहा था कि ये वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहा है, ये सप्लाई को और ये डिमांड को, सोर्सेस और डेस्टिनेशन से रिलेटेड। अब इसे हम इंटरप्रेट किसे कहते हैं? अब यहाँ पर ये सोर्स 1 है, यहाँ पर यह हमारी सोर्स 1 है, ये डेस्टिनेशन 1 है। तो इस टर्म में हमारा पहला सोर्स होता है, दूसरा जो है वो डेस्टिनेशन होता है। तो ये पहला वैल्यू पे आई की जगह 1 लिखा है और जे की जगह भी 1 लिखा है, यानी कि सोर्स 1 से लेके डेस्टिनेशन 1 तक ले जाने की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 80 है। अब 80 रुपीज़, डॉलर्स, यूरोस, पाउंड कुछ भी हो सकता है। ये सब एक सैम्पल मॉडल है, तो मैंने करेंसी नहीं लिखी हुई, सिंपली। सो इसे हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम इसे देखें तो अभी भी रो तो वही है, सोर्स वही है, तो सोर्स 1 से लेके, लेकिन अब हम डेस्टिनेशन 2 पे चले गए, तो सोर्स 1 से लेके डेस्टिनेशन 2 तक जो ले जाने की कॉस्ट है वो 215 है। अब हम सोर्स बी पर आ गए, तो सोर्स 2 से लेके डेस्टिनेशन 1 तक ले जाने की कॉस्ट इतनी है, सोर्स 2 से लेके डेस्टिनेशन 2 तक ले जाने की कॉस्ट इतनी है। इस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं इन सारी चीज़ों को। सो आई होप ये क्लियर होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे लिखी होती है और उन्हें कैसे इंटरप्रेट करना है। अब उसके बाद जो हमने पीछे एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें फर्स्ट स्टेप ये था कि हम पहले फाइंड आउट करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को मालूम करने के 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है, दूसरा लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है, और तीसरा वोकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। पहला स्टेप एल्गोरिथम का, उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अब इस स्टेप के अंदर इटसेल्फ 3 स्टेप आते हैं हमारे पास, जो कि हैं ये वाले। जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हम इसी मेथड के साथ करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के साथ। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज़ करने के भी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं एज मच एज पॉसिबल टू द सेलेक्टेड सेल एंड एडजस्ट एसोसिएटेड सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि इसमें हम ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना, यहाँ पर हम स्टार्ट 1 से ही करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ एलोकेट करते हैं एज मच एज़ पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी हम एलोकेट करेंगे। लेकिन इस तरह करेंगे कि उस जो सेलेक्टेड सेल है उससे एसोसिएटेड जो डिमांड और सप्लाई है, यानी इससे एसोसिएटेड सप्लाई ये है, डिमांड ये है, हम इस तरह वैल्यूज़ एलोकेट करेंगे कि इससे एसोसिएटेड सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करते हुए चलें। सो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है ये। सेकेंड होता है क्रॉस आउट द रो और कॉलम विद 0 सप्लाई और डिमांड। इफ़ रो एंड कॉलम बोथ आर 0 देन क्रॉस आउट ओनली 1। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एलोकेट कर दी वैल्यूज़, लेकिन सप्लाई और डिमांड को इक्वल रखते हुए की। अब मैं जहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे एलोकेट होगा। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू एलोकेट करनी, लेकिन मुझे इससे एसोसिएटेड सप्लाई और डिमांड को बैलेंस रखते हुए, एडजस्ट करते हुए करनी। तो यहाँ पर सप्लाई मेरी 1000 है, डिमांड मेरी 2300 है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू, हम जो वैल्यू एलोकेट करते हैं वो डिमांड और सप्लाई में से ही एलोकेट करते हैं। अब इसमें से या इसमें से ही कोई वैल्यू यहाँ पे एलोकेट होगी, लेकिन कौन सी होगी? अगर मैं ये वैल्यू एलोकेट करती हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ये वैल्यू इस वैल्यू का पार्ट नहीं बन सकती क्योंकि ये छोटी है।
तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ एलोकेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये वाली वैल्यू एलोकेट कर सकती हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू इसमें भी आती है। सो हमें इस तरह वैल्यूज़ एलोकेट करनी होती है। तो अब मैंने यहाँ पर वैल्यू एलोकेट कर दी 1000, क्योंकि मैं 1000 एलोकेट कर सकती थी। अब जब मैं यहाँ पर 1000 एलोकेट कर दूँगी तो यहाँ पर ये वाला 1000 मैंने यहाँ पर एलोकेट कर दिया, तो यहाँ कितने बचे 0, और ये वाला 1000 जब हम यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ से एलोकेट करो या यहाँ से एलोकेट करो, जहाँ से भी एलोकेट करो उसकी जो अपोजिट वैल्यू होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर मैंने एलोकेट की है तो यही वाली वैल्यू मैं यहाँ से मैं माइनस कर दूँगी। अब यहाँ से 1000 चला जाएगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू बचेगी वो 1300 बचेगी। सेम अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ एलोकेट करती तो ये वाली वैल्यू को यहाँ से माइनस करती, लेकिन हम नहीं कर सकते थे एलोकेट, इसलिए मैंने इस वाली को यहाँ पे एलोकेट किया और यही वाली वैल्यू इसमें से माइनस की। अब सेकंड स्टेप में वो ये कह रहा है क्रॉस आउट कर दो उस रो या कॉलम को विद जीरो सप्लाई और डिमांड। इफ रो एंड कॉलम बोथ आर जीरो देन क्रॉस आउट ओनली 1। यानी कि अब हमने एलोकेट कर दी, अब जिस भी तरफ सप्लाई की तरफ या डिमांड की तरफ जहाँ पे भी ज़ीरो बन रहा है हमारे पास, अब ज़ीरो वो रो में भी बन सकता है, अब वो ज़ीरो कॉलम में भी बन सकता है। अगर कॉलम में बन रहा है तो उसके दोनों एलिमेंट्स को क्रॉस कर दो, अगर रो में बन रहा है तो उसका एलिमेंट जो है वो उसका जो सेल है उसे क्रॉस कर दो। अब हमारे पास यहाँ पे रो में सप्लाई का ज़ीरो बन रहा है तो हम जो इसके बाकी एलिमेंट होंगे उसको क्रॉस कर देंगे इस तरह। अगर यहाँ पर जीरो होता तो मैं इन दोनों को क्रॉस कर देती। इस पॉइंट में हमें यही बताया गया है। और सेकंड बात यहाँ की गई है कि रो और कॉलम अगर दोनों ज़ीरो हों, यानी कि अगर यहाँ पे सप्लाई भी इतनी होती डिमांड भी इतनी होती तो मैं दोनों में से कोई भी एक एलोकेट करती उसको। यहाँ से वो अगर मैं यहाँ पर 1000 होता, यहाँ भी 1000 होता, यहाँ से मैं एलोकेट कर देती 1000 यहाँ पर, और यही 1000 मैं यहाँ से माइनस कर देती तो यहाँ भी ज़ीरो बच जाता। तो अब मेरे पास रो और कॉलम दोनों ज़ीरो हो गए। तो अब इनमें से मैं कौन सी क्रॉस आउट करूँगी? तो अब इनमें से दोनों क्रॉस आउट नहीं करनी, कोई भी आपकी मर्ज़ी, या तो आप कॉलम क्रॉस आउट कर दें या आप रो को क्रॉस आउट कर दें। अब थर्ड स्टेप इसमें यह है, इफ़ एग्जैक्टली 1 कॉलम और 1 रो इज़ लेफ्ट uncrossed stop, otherwise go to step 1। यानी कि अगर इस तरह सारी वैल्यूज़ एलोकेट करने के बाद अगर आपके पास एंड में कोई एक रो या एक कॉलम बचता है तो आप इस एलोकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बच रहे होते हैं तो आप दोबारा फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं और दोबारा से एलोकेट करना वैल्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह ये सारा मेथड होता है वैल्यू एलोकेशन का। अब ये जब वैल्यूज़ एलोकेट होंगी तभी हम इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर इनफ कि हम वैल्यूज़ को एलोकेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है, फार्मूला टू फाइंड बेसिक वेरिएबल्स इन IBFS। IBFS मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये जो हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें हमारे बेसिक वेरिएबल्स कितने होंगे वो हमें एक फार्मूला से भी पता चलते हैं। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कितने वेरिएबल्स होंगे, कौन से होंगे ये नहीं पता चलता। तो वो फार्मूला क्या है, m + n - 1। m यहाँ पर सोर्सेज को इंडिकेट करता है, n डेस्टिनेशंस को, और -1 तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो उस टेबल के अंदर या उस मॉडल के अंदर जितनी भी सोर्सेज होंगी उसमें आप प्लस करेंगे उनकी डेस्टिनेशंस को और -1 करेंगे तो जो भी वैल्यू बनेगी वो आपके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे जो आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में मिलेंगे। अब एल्गोरिथम में हमने ये पढ़ा था कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद आप ऑप्टिमलिटी कंडीशन में जाते हो। अब ऑप्टिमलिटी कंडीशन में आप एंटरिंग वेरिएबल मालूम करते हैं। अब एंटरिंग वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट किया जाता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, और जो लीविंग वेरिएबल है वो मालूम किया जाता है क्लोज्ड लूप की मदद से। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप द कॉन्सेप्ट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन आर क्वाइट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी प्रॉब्लम को समझना आसान होगा। I hope you liked it. I hope you understood it. If you liked my video, give it a thumbs up and share to your friends. Thank you very much.